हेलो गाइस, द स्टडी टॉप में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बायोलॉजी के उस चुनिंदा क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके बीपीएससी और दरोगा के लिए। ये सारे क्वेश्चन इतने सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो कि लगातार बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? सही जवाब क्या है? शिलोम या स्पाइनल गुहा। ये वही गुहा है जहाँ पर मस्तिष्क और स्पाइनल कोड को छोड़कर शरीर के अधिकांश अंग इसी गुहा में उपस्थित रहता है। अगले सवाल देखते हैं, मस्तिष्क और स्पाइनल कोड को छोड़कर शरीर के अधिकांश अंग किस गुहा में स्थित होते हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? स्पाइनलिक कैविटी में। कहाँ रहते हैं? स्पाइनलिक कैविटी में। अगले सवाल को देखते हैं, किसी जीवधारी का शरीर किसका संगठित तंत्र होता है? तो पदार्थ तथा ऊर्जा का संगठित तंत्र रहता है ये। अगले सवाल को देखते हैं, ऐसी समान कोशिकाओं के समूह को जो किसी विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्टीकृत होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उत्तक, जिसका इंग्लिश है टिश्यू। अगले सवाल को देखते हैं, रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान करके किसके माध्यम से होता है? सवाल है, रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही जवाब क्या है? उत्तक द्रव, टिश्यू फ्लूइड के माध्यम से होता है। अगले सवाल को देखते हैं, ठोस अतरंग जैसे कि जीवा हो गया, किडनी हो गया, यकृत, तिल्ली आदि पर किस उत्तक का रक्षात्मक आवरण होता है? तो एपिथेलियम उत्तक का। इसे हिंदी में उपकला भी कहा जाता है। अगले सवाल को देखते हैं, त्वचा की एपिडर्मिस भ्रूणीय परिवर्धन के किस जनन स्तर से विकसित होती है? तो एक्टोडर्म से। कहाँ से विकसित होती है? एक्टोडर्म से। अगले सवाल को बढ़ते हैं, एपिथेलियम उत्तक जो कवर किया हुआ रहता है हमारे शरीर के भीतरी अंगों को, तो एपिथेलियम उत्तक भ्रूणीय परिवर्धन के किस जनन स्तर से विकसित होता है? तो तीनों प्राथमिक जनन स्तर से। वह कौन कौन सा है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों से इसका विकास होता है। अगले सवाल को बढ़ते हैं, ट्रेकिया मस्तिष्क की पार्श्व गुहाओं एवं अंडवाहिनी में किस प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाएं मिलती है? इसका सही जवाब क्या है? रोमाभी उपकलाएं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एंडोथेलियम कैसी कोशिकाओं की बनी होती है? सही जवाब क्या है? शल्कीय। अगले सवाल को बढ़ते हैं, टाइल्स की भांति परस्पर सटी, पतली एवं चपटी कोशिकाओं से बनी उपकला कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अंडाशय के बाहरी दीवारों पर। यानी कि इसका जो ढांचा, इसका जो निर्माण है वो बताया जा रहा है कि टाइल्स की भांति है, जो आपस में सटी रहती है, पतली रहती है, चपटी रहती है। तो ये आकृति कहाँ पाई जाती है? तो अंडाशय के बाहरी दीवारों पर पाई जाती है। अगले सवाल को देखते हैं, त्वचा पर चोट लगने के बाद उसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा। इंग्लिश इसका क्या है? क्यूबोइडियल एपिथेलियम के द्वारा। तो त्वचा पर जब चोट लगता है तो उसका वापस से विकास जो है वह घनाकार उपकला के द्वारा होता है। अगले सवाल को देखते हैं, हमारी वायुनाल की रोमाभी उपकला का कार्य क्या है? तो श्लेष्म को बाहर की ओर धकेलना। किसको धकेलना? श्लेष्म, जो गीला गीला चिपचिपा द्रव्य रहता है तो उसको बाहर धकेलने का काम ये रोमाभी उपकला करता है। अगले सवाल को देखते हैं, कंडरा किसको जोड़ती है? इंग्लिश में से कहा जाता है टेंडन। ये वर्ड भी लिखा रहता है। बायोलॉजी में आप एक बात को ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी में हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश वर्ड का ज़्यादा यूज होता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो आप इंग्लिश वर्ड को ध्यान में रखते हुए पढ़ते जाइएगा। तो कंडरा किसको जोड़ती है? तो पेशी को हड्डी से जोड़ती है। किसको जोड़ती है? पेशी को हड्डी से। वहीं स्नायु लिगामेंट्स किसको जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से। तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने में स्नायु का प्रयोग, पेशी को हड्डी से जोड़ने में कंडरा का प्रयोग। कंडरा का इंग्लिश टेंडन, स्नायु का इंग्लिश लिगामेंट्स। तो पेशी को हड्डी से जोड़ेंगे तो टी लगा देंगे बीच में, हड्डी को हड्डी से जोड़ेंगे तो एल लगा देंगे बीच में। हड्डी से हड्डी जोड़ने में एल लग जाता है और पेशी को हड्डी से जोड़ने में टी लग जाता है। अगले सवाल को देखते हैं, मास्ट कोशिकाएं किसमें मिलती है? तो संयोजी उत्तक में।
कहाँ मिलती है? संयोजी ऊतक में। अगले सवाल को बढ़ते हैं। मास्ट कोशिकाएं किस प्रकार पदार्थ का स्रावन करती है? तो सीरोटोनिन, हेपेरिन एवं हिस्टामिन पदार्थ का ये स्रावन करती है। किसका स्रावन करती है? सीरोटोनिन, हेपेरिन एवं हिस्टामिन पदार्थ का ये स्रावन करती है। कौन सी कोशिका है? मास्ट कोशिका है। अगले सवाल को, स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो ऑस्टियोब्लास्टस कहलाती है। औ से अस्थि, औ से ऑस्टियोब्लास्टस। ठीक है। अगले सवाल को बढ़ते हैं। कंकाल कैसा होता है? मेसोडर्मी होता है। कैसा होता है दोस्तों? मेसोडर्मी होता है। अगले सवाल को बढ़ते हैं। स्तनियों की अस्थि, बोन, उपास्थि, कार्टिलेज से किसकी उपस्थिति में भिन्न होती है? हैवर्सियन नलिकाओं की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? हैवर्सियन नलिकाओं की उपस्थिति में ये भिन्न होती है। अगले सवाल को बढ़ते हैं। शरीर के भार का कितना प्रतिशत वसा ऊतक पुरुष एवं महिला में निर्मित वसा ऊतक पुरुष एवं महिला में निर्मित कर सकते हैं? तो पुरुषों में ये 20% होता है, स्त्रियों में 25% तक होता है। ठीक है। अगले सवाल को बढ़ते हैं। ऊंट के कुबर में वसा का संग्रह क्यों होता है? तो कुबर में संग्रहित वसा जो है वह तापरोधक स्तर का कार्य करता है, फलतः ऊंट के शरीर से जल की हानि कम होती है, इसीलिए ऊंट के कुबर में वसा का संग्रह पाया जाता है। अगले सवाल को बढ़ते हैं। किस प्रकार के वसा ऊतक में सामान्य वसा से अधिक ऊर्जा होती है? तो भूरी वसा में। ब्राउन वसा में सामान्य वसा के तुलना में अधिक ऊर्जा रहती है। अगले सवाल को देखते हैं। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओशिन का। ये पूछा जाता है बहुत बार। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओशिन का। वैसे तो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है अक्सर मतलब कि हर एक एग्जाम में मिल ही जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अस्थि का मैट्रिक्स जो है वह किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओशिन का बना होता है। अगले सवाल देखते हैं। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? कैल्शियम फॉस्फेट। बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है। अस्थि में जो लवण होता है वह कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अगले सवाल को देखते हैं। अस्थियों को कठोर बनाने वाला लवण मुख्यतः कौन सा है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के फॉस्फेट। ये वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, फॉस्फेट वर्ड पे, ये फॉस्फेट वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम के फॉस्फेट का उपयोग जो है कठोर बनाने में होता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हैवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? केवल स्तनियों के अस्थियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? केवल स्तनियों के अस्थियों में पाए जाते हैं। एंडोस्टियम किसका महीन तंतु युक्त आवरण होता है? तो ये अस्थि मज्जा के चारों ओर का ये आवरण होता है, वो क्या कहलाता है? एंडोस्टियम कहलाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वोल्कमान की नलिकाएं, वोल्कमान की नलियां कहाँ पाई जाती है? स्तनियों की लंबी अस्थियों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? स्तनियों की लंबी अस्थियों में पाई जाती है। कंडरा जिसको टेंडन कहा जाता है वो किसकी बनी होती है? तो केवल कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। किसकी बनी होती है? केवल कोलेजन तंतुओं की बनी होती है। अगले सवाल को देखते हैं। पैरों में मोच किसके कारण होता है? स्नायु, लिगामेंट के टूटने के कारण। किसके कारण? लिगामेंट के टूटने के कारण पैरों में मोच होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किसके विलयन में रखने से अस्थि पर लगे पेशी तंतु आदि खुल जाते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अस्थि पर लगे पेशी तंतु जो है वो घुल जाते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। स्नायु लिगामेंट में क्या होते हैं? तो पीले एवं श्वेत तंतु। स्नायुओं में पाए जाते हैं पीले एवं श्वेत तंतु पाए जाते हैं। अगले सवाल को बढ़ते हैं। उच्च जंतु कोशिकाएं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से करती है? तो ऊतक द्रव से। कहाँ से करती है? ऊतक द्रव से करती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कुछ अपशिष्ट पदार्थों को ऊतक द्रव से रुधिर में लाने का कार्य कौन करता है? लसिका। ये किसका काम है? लसिका का काम है। अगले सवाल को देखते हैं। समस्थैतिकता में क्या होता है? शरीर के समस्थैतिकता में क्या होता है? शरीर के अंतः वातावरण को नियमित दशा में बनाए रखना समस्थैतिकता कहलाता है। नियमित दशा में बनाए रखना समस्थैतिकता कहलाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
शरीर पोषण में लघु पोषक के अंतर्गत किसे समाहित किया गया है? खनिज एवं विटामिन ये लघु पोषक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? लघु पोषक के अंतर्गत आते हैं। पूछा जाता है कि खनिज और विटामिन शरीर पोषण में किस पोषक के अंतर्गत आते हैं? तो लघु पोषक के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगले सवाल। उपापचयी नियंत्रक पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? विटामिन, जल और खनिज। यानी कि विटामिन और खनिज में अगर जल को मिला दिया जाए तो ये उपापचयी नियंत्रक पोषक कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शरीर रचना और मरम्मत के लिए उत्तरदायी पोषक पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन। प्रोटीन के वजह से ही हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं टूटती फूटती रहती है तो उसका निर्माण होता रहता है। इसका एकमात्र जिम्मेदार जो पदार्थ है वो है प्रोटीन। प्रोटीन की वजह से ही हमारे शरीर की रचना का विकास होता है, शरीर की संरचना में बढ़ोतरी होती है। देखते हैं अगले सवाल की ओर। शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी मुख्य पोषक पदार्थ कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फ्रक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? तो मोनोसैकेराइड है। फ्रक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट में आता है? तो मोनोसैकेराइड में आता है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा में कितने कार्बन होते हैं? 5। ये पूछा गया है। डीऑक्सीराइबोज में कितने कार्बन होते हैं? तो 5 होते हैं। अगले सवाल को देखते हैं। लैक्टोज किस प्रकार का शर्करा है? डाइसैकेराइड है। किस प्रकार का है? डाइसैकेराइड है। फ्रक्टोज किस प्रकार का है? मोनोसैकेराइड है। लैक्टोज किस प्रकार का है? डाइसैकेराइड है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मानव के यकृत में संचित रहने वाला शर्करा है ग्लाइकोजन। बहुत ही इजी सवाल है, बहुत बार पूछा भी गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वसा पदार्थ कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के यौगिक होते हैं। इनमें कौन सा पदार्थ सबसे कम मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस प्रकार के वसा सेवन से एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है? संतृप्त वसा के सेवन से। कौन सा रोग होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस नामक रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रुधिर में वसा पदार्थ का संचरण किस रूप में होता है? तो लाइपोप्रोटीन के रूप में होता है। किस रूप में होता है? लाइपोप्रोटीन के रूप में होता है। अगले सवाल को बढ़ते हैं। खिलाड़ियों द्वारा प्रयुक्त शक्तिवर्धक पदार्थ क्या कहलाता है? तो स्टेरॉइड। आप सुनते हैं कि बहुत से खेल में जो है खिलाड़ी जो है वो अजीब अजीब टाइप के स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से वो पकड़ी भी जाते हैं। तो ये वही है, ये शक्तिवर्धक का काम करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मछलियों में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? 16%। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 16%। अगले सवाल देखते हैं। हमारे नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केरोटीन। हमारे बालों में, हमारे त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केराटिन पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रुधिर में ऑक्सीजन का संवहन किस प्रोटीन की सहायता से होता है? तो ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नाम जो है, तो उसमें ग्लोबिन जो है वह प्रोटीन है, वही ऑक्सीजन का संवहन हमारे शरीर में करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रेशम का धागा क्या है? वह प्रोटीन है। क्या है? वो प्रोटीन है। सूती कपड़ा किसका बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का। सूती कपड़ा क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। रेशम का धागा क्या है? तो प्रोटीन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विटामिन मत के प्रतिपादक कौन थे? हॉपकिंस एवं फंक। पूछा गया सवाल है, तो इसका नाम हमेशा ध्यान में रखिएगा कि विटामिन का प्रतिपादक कौन है? तो हॉपकिंस एवं फंक। अगले सवाल को देखते हैं। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस रोग होता है। अगला सवाल देखते हैं। कोलेस्ट्रॉम फिश में किस विटामिन की अधिकता पाई जाती है? तो साइनोकोबालामिन यानी कि B12। हमारे मुंह के भीतर जितने भी छाला जो भी पड़ते हैं, जो गर्मी निकलता है, वह इसी विटामिन की कमी से होता है। तो साइनोकोबालामिन B12 जो है वह कोलेस्ट्रॉम और खीस में अधिकतम रूप में पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ना सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल के वजह से ही जो है हमारा जो तेल जो है वो सूखता नहीं है। तो जो तेल अगर सूखता नहीं है तो क्या हम जानेंगे कि उसमें ओलिक अम्ल की मात्रा अधिक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जमने वाले तेलों में किन वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होगी? तो एकल बंध वाले संतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा, यानी कि जो तेल जम जाता है जाड़ों के दिन में तो उसमें एकल बंध वाले संतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
वसाओं के स्वतंत्र ग्लिसरॉल के परीक्षण हेतु क्या किया जाता है? तो वसाओं का डिहाइड्रेशन किया जाता है, मतलब निर्जलीकरण किया जाता है। वसाओं के स्वतंत्र ग्लिसरॉल के परीक्षण हेतु क्या किया जाता है? निर्जलीकरण। या ऑप्शन में रहेगा वसाओं का डिहाइड्रेशन, दोनों एक ही वर्ड है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वसा व तेल के विकृत गंधिता का प्रमुख कारण क्या है? तो ऑक्सीकरण एवं जल अपघटन इसकी गंधता का प्रमुख कारण है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मनुष्य को किस प्रकार के वसा का सेवन करना चाहिए? तो असंतृप्त वसीय अम्ल से युक्त पादप वसाओं का। कुल मिलाकर बस यही जानिए कि मनुष्य को पौधों से निर्मित वसाओं का ही सेवन करना चाहिए, जो उसके शरीरों के लिए बेहतर रहता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वसीय अम्ल के अणुओं में क्रियात्मक समूह होता है CH3 और COOH। ये उसके क्रियात्मक समूह होते हैं। क्रियात्मक समूह वैसे समूह कहते हैं जो भाग लेते हैं, तो वो क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वसीय अम्लों के अणुओं में जल आकर्षित समूह क्या कहलाता है? COOH कार्बोक्सिल समूह कहलाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन सा रासायनिक बंध होता है? तो एस्टर बंध होता है। कौन सा बंध होता है? एस्टर बंध होता है। अगला सवाल देखते हैं। कोशिकाओं में फास्फोलिपिड्स की प्रमुख भूमिका किसमें होती है? तो सवाल देखते हैं। कोशिकाओं में फास्फोलिपिड्स की प्रमुख भूमिका किसमें होती है? तो जीव कलाओं के मूल संरचना में होती है। किसमें होती है? जीव कलाओं के मूल संरचना में होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सामान्य वसा के एक अणु के संश्लेषण में जल के कितने अणु मुक्त होते हैं? तो 3 अणु। नॉर्मली वसा का एक अणु का हम संश्लेषण करते हैं तो जल के 3 अणु मुक्त होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मानव के अनिवार्य वसीय अम्ल कौन कौन से हैं? लाइलोनिक एवं लाइलोनिक अम्ल, ये मानव शरीर के अनिवार्य वसीय अम्ल हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मानव उपयोग के लिए सबसे उत्तम वसा कौन सा है? तो कुसुम का तेल, सनफ्लावर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ऊर्जा संचय का सर्वाधिक संघनित माध्यम कौन सा है? तो वसा। वसा में सर्वाधिक ऊर्जा निकलती है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है हमें। तो ऊर्जा जो है उसका सर्वाधिक संघनन माध्यम कौन सा है? तो वसा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वसा में घुलनशील ऐसे लिपिड जिनमें वसीय अम्ल नहीं होते हैं किस संज्ञा से उसे दिखाते हैं? तो उसे व्युत्पन्न लिपिड्स कहा जाता है। डेरिवेटिव लिपिड्स उसे कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मानव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला व्युत्पन्न लिपिड कौन सा? अब पूछ रहा है कि मानव शरीर में कौन सा व्युत्पन्न लिपिड सर्वाधिक पाया जाता है? तो कोलेस्ट्रॉल नामक एस्टेरॉयड। कोलेस्ट्रॉल नामक एस्टेरॉयड जो है वो मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक व्युत्पन्न लिपिड है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मनुष्य के हृदय रोगी से संबंधित महत्वपूर्ण एस्टेरॉल्स कोलेस्ट्रॉल को प्रथम किसने पृथक किया था? तो हेनराइक एवं विनलैंड ने। किसने अलग किया था इसे? हेनराइक विनलैंड ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। संतृप्त एवं असंतृप्त वसीय अम्लों में किसका गलनांक अधिक होता है? तो असंतृप्त वसीय अम्लों का गलनांक, यह वनस्पति वसा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का आइकोसाइनेट्स रक्त जमाने में सहायक करता है? तो थ्रोम्बोसेंस। कौन करता है रक्त को जमाने में सहायक? तो थ्रोम्बोसेंस करता है। स्थानीय स्तरों पर कई प्रकार की प्रक्रियाओं का नियमन कौन सा आइकोसाइनेट्स किया जाता है? तो प्रोस्टोग्लैंडिस। कौन करता है? प्रोस्टोग्लैंडिस। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और जो अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है 68 BPSC, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ क्वेश्चन को कवर किया है। तो इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मे बी इससे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आ सकता है। जय हिंद, जय भारत।